नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि में 25 लाख रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। साथ ही कोविड में अनाथ हुए बच्चों को सीएम बाल आशीर्वाद योजना में शामिल करने का भी ऐलान किया है। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी को भी घेरते हुए कहा कि जब लोग देश में आलोचना नहीं कर पाते तब विदेशों में जाकर आलोचना करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 घंटे तक सदन में भाषण दिया। सीएम शिवराज ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कभी असत्य बयान नहीं देते, लेकिन आज पूरा असत्य का पुलिंदा पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका कद छोटा है लेकिन उनका व्यक्तित्व बड़ा है, लेकिन झूठा भाषण देकर उन्होंने अपना कद छोटा कर लिया। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने बुलडोजर चलाए हैं, माफिया और बुरा करने पर बुलडोजर चलेगा, गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजारों वोट से जीते। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। मुख्यमंत्री जब अपनी बात कह रहे थे तभी चाचौड़ा से कांग्रेस के विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदौर शहर में ऐसे कई लोग हैं जो सैकड़ों करोड़ों बैंकों का खाकर बैठे हुए हैं। इंदौर में 100 क्लब के सदस्य वो हैं जिनके पास 2 करोड़ की गाड़ी है। मैं आपको सूची दूंगा, क्या आप कार्रवाई करोगे? लक्ष्मण सिंह के सवाल पर सीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। और प्रश्नकाल के दौरान सिरोंज से बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने सिरोंज में सीएम राइज स्कूल के लिए तय की गई जमीन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस जगह की डीपीआर बनी है वहां बारिश में कमर तक पानी भर जाता है। उन्होंने अपने क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय का भवन बनाने को लेकर भी सवाल पूछा है। पीएम आवास के मुद्दे को लेकर बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करेगी, जिस पर बीजेपी के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 12 लाख से भी ज्यादा परिवार आवास विहीन हैं। कल बड़ा प्रदर्शन होगा। इस माध्यम से सरकार को चेतावनी देंगे। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर कहा कि 2008 के चुनावी नतीजे 2023 में भी रिपीट होंगे। 12 लाख से ऊपर परिवारों के प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पाना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस विषय को लेकर के जिले स्तर पर, विधानसभा स्तर पर लगातार धरना प्रदर्शन और कार्यक्रम हुए। और कल 15 तारीख को हमारे कहते प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के तमाम हितग्राही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ये सभी यहाँ पर जुटेंगे। कोई सपना देखने से कोई मना कर सकते हैं? तो केदार कश्यप कुछ भी बोले, उसको एक बार जनता नकार चुकी है। बस्तर के आदिवासी उसको आदिवासी कम मानते हैं और उनके कार्यकाल में बस्तर बर्बाद हुआ है। अभी एक लोकसभा हम लोग जीता है, हमारा लक्ष्य है दूसरा लोकसभा। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने भाजपा के नेता जन्मेजय मिश्रा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। पीड़ित का आरोप है कि भाजपा नेता उससे अवैध उगाही कर रहे हैं। पीड़ित के पिता के साथ ही मारपीट की गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें आरोपी भाजपा नेता जन्मेजय पीड़ित के पिता से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। अवैध वसूली किया जा रहा है। भाजपा के नेता जन्मेजय मिश्रा जी, उनके साथ नीतीश यादव करके हैं, और मेरे साथ आज लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत ज़्यादा किया। मैं होटल में अपना कर्म भूमि में था, काम कर रहा था, पीछे से आके मैं लड़ाई झगड़ा के हिसाब से मारपीट किया। जी, अवैध वसूली की बात नहीं है। हमसे पहले, इससे पहले वो उधारी पैसा लिया था। मेरा जो छोटे मोटे जो काम धाम है वो नीतीश यादव देखता है, और पैसा रुपया का जो भी लेन देन रहता है वो करता है। और विगत वो 2 वर्षों से लगातार टरका रहा है। उसके एवज में वो 1 लाख रुपए का सोना भी हमारे पास रखा हुआ है। जो है इनका टेंट का काम है, इसका प्रार्थी का टेंट की बात, पैसे का लेन देन का कुछ इनका आपस में बात है। इसी बात को लेकर ये इसे होली के कुछ पहले उनसे विवाद हुआ था। जन्मेजय मिश्रा उनके घर के पास जाके लड़ाई झगड़ा किया था। और दूसरी बार जो है अभी पर्पल ऑर्चिड होटल के पास भी इसी बात को लेकर उनके साथ हाथापाई करने की रिपोर्ट दर्ज कराया है। प्रार्थी की रिपोर्ट में हमने अपराध दर्ज कर लिया है। कांकेर के चारामा इलाके में रहस्यमय तरीके से गायब हुए पोल्ट्री कारोबारी का परिवार सही सलामत मिल गया है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि उसने खुद ही अपनी कार में आग लगाई थी और अपने पूरे परिवार के गायब होने का स्वांग रचा था, सिर्फ इसलिए कि वो खुद को परिवार समेत मरा हुआ साबित कर बीमा की रकम हासिल कर सके।
मार्केट से उसने काफ़ी पैसा उधार लिया हुआ था, तो इस उधारी के कारण वो काफ़ी बोझ महसूस कर रहा था, वो वापस पैसे नहीं लौटा पा रहा था। तो धमतरी से फिर जो घटनाक्रम हमको पता चली, धमतरी से ये लोग रायपुर गए, रायपुर में बस स्टैंड से फिर एक होटल में जाकर के रुके हैं, फिर वहाँ से ये लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए, इलाहाबाद के बाद पटना गए हैं, बिहार गए हैं। और इसने जैसा बताया कि जब मैंने देखा कि मुझे मृत नहीं माना जा रहा है और मुझे लापता माना जा रहा है, तो मैं समझ गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो गई है, क्योंकि लापता होने पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये परिवार के साथ फिर गुवाहाटी से वापस उड़ीसा होते हुए पखांजूर बाई रोड आया और फिर इसने पुलिस से संपर्क किया। हमारी टीम ने सकुशल इसे बरामद कर लिया है, जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। बस्तर के बीजापुर इलाके में एक बार फिर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। नैमेड इलाके में पेदाकोंडापाल के गांव में नक्सलियों ने 5 गाड़ियों में आग लगा दी और सभी गाड़ियां रेत के परिवहन में काम में जुटी थी। तो मेघांचल नदी से रेत भरकर ये गाड़ियां बीजापुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने इन गाड़ियों को रोककर इसमें आग लगा दी। अब बात करते हैं लोकेश को बचाने के लिए चलाए जा रहे मुहिम की। तो विदिशा में बोरवेल में गिरे लोकेश का रेस्क्यू इस वक्त जारी है। बोरवेल के पास सुरंग खोदी जा रही है। 35 फीट तक गड्ढा खोदा गया है, 10 फीट और गड्ढा खोदा जाएगा। गड्ढा खोदने के बाद 3 से 4 फीट की सुरंग बनाई जाएगी। टनल बनने के बाद लोकेश के पास रेस्क्यू टीम पहुंचेगी। रेस्क्यू में 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं। दोपहर 12 बजे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात की बात है कि रेस्क्यू में अब तक कोई बड़ा पत्थर नहीं मिला है। पत्थर नहीं मिलने से रेस्क्यू तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीसीटीवी और साउंड कैमरे से नजर रखी जा रही है। लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव की घटना है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो लोकेश को बचाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। रेस्क्यू टीम अब भी यहां पर खुदाई कर रही है। 35 फीट के आसपास ये खुदाई हो चुकी है। 3 से 4 घंटे का वक्त और लग सकता है। मासूम लोकेश को बचाने के लिए रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जो है लोकेश को बाहर निकालने के लिए संघर्ष कर रही है। और अभी जो गड्ढा खोदा जा चुका है वो करीब 35 फीट के आसपास गड्ढा जो है खोदा जा चुका है। और लोकेश की जो पोजीशन है वो करीब 45 से 48 फीट के आसपास है। अभी कितना खुदाई आप लोग कर चुके हैं और कहाँ तक जो है पोजीशन है लोकेश की? अभी लगभग 30 फीट खुदाई हो चुकी है और 44 फीट पर है जो अभी देखा गया है उनको। कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं कि खुदाई में कोई पत्थर है या कुछ ऐसी चीज़? कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जैसे कि पहले तो मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी, अभी थोड़ा क्या है पत्थर निकल रहा है, तो थोड़ा सा खुदाई में टाइम लग रहा है। बाकी अभी तो टाइम लगेगा। कितनी फीट खुदाई अभी और होनी है? अभी लगभग 20 फीट। बच्चे को के मूवमेंट को लेके कोई अभी तक आप लोगों के पास? हाँ, मूवमेंट का तो देखो अभी मतलब कम्युनिकेशन नहीं बैठ पा रहा है प्रॉपरली। मूवमेंट हो रहा है लेकिन जो हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है हमें। कम्युनिकेशन का बोलचाल नहीं हो पा रही है। बाकी हरकत कर रहा है जी। तो ये जो टीम है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल जो है एक सुरंग बनाई जाएगी। कम से कम 20 फीट खुदाई होने के बाद वो सुरंग बनाने का काम शुरू होगा और उसके बाद लोकेश तक पहुंचेगी टीम। लेकिन टाइम अभी और लगेगा। और जो एक बात उन्होंने कही है कि बच्चे में थोड़ा बहुत मूवमेंट उनको दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24, विदिशा। इंदौर के जिला अस्पताल में मंगलवार को महिला ने रिक्शे में ही बच्चे की डिलीवरी की। दामोदर नगर निवासी आशा जाधव डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर कोई भी डॉक्टर और स्टाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से ऑटो में ही महिला की डिलीवरी हो गई। जिला अस्पताल में लेके आया तो वहाँ गया तो बोले कि यहाँ से नहीं वहाँ जाओ। वहाँ से गए तो वहाँ गए, फिर वो गाड़ी वाले थे नहीं तो सीधी गाड़ी अंदर चढ़ा दी। डिलीवरी तो नीचे ही हो गई थी, फिर अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद में फिर उनमें डॉक्टर नहीं आई।
रायपुर के गुजराती स्कूल के मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। चावल में कीड़े तो थे ही, साथ ही खाने के बर्तन से भी बदबू आ रही थी। इसके अलावा दाल भी काफी खराब क्वालिटी का दिया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल अनीस मेमन ने बताया कि 1 महीने में ये चौथी घटना है जब इस तरह का मामला सामने आया है। ग्वालियर में मृत परिवार प्रशासन ग्वालियर में जनसुनवाई में लगाने के लिए पहुंचा, जिसे सुनकर हैरत तो हुई। कलेक्टर ने तुरंत जांच के लिए आदेश दे दिया है। ग्वालियर में जनसुनवाई में 3 सपेरा परिवार प्रशासन के पास एक अजीबोगरीब समस्या लेकर पहुंची, जिसे सुनकर कलेक्टर भी अचरज में पड़ गए। दरअसल 3 सपेरा परिवार मुरार ब्लॉक के मिर्धा खेरिया गांव में रहते थे, लेकिन कई सालों से जाकर सपेरा परिवार जारगा गांव में बस गए और उनकी गैर मौजूदगी में उनके ही रिश्तेदारों ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर परिवार को मृत घोषित करवा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। फरियाद सुनते ही कलेक्टर ने मदद का भरोसा दिया है और एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। हमें मृत्यु में लिखाई दीजिए, मजा मार रहा है, जमीन का बड़ा भाई है। अच्छा। हाँ, वो क्या बता बेच के खा रहा है कि किसी को गिरवी धर रखी है। हमारी जमीन पूर्ति कब्जे में कर रखी है किसी ने, धर रखी है, वो जमीन हमको मिल नहीं रही है। इनका ये कहना है कि साहब हमारी जमीन खीरिया मिर्दा में थी और हम लोगों को मृत बता के कुछ अन्य लोगों के नाम पर नामांकन कर दिया गया है। सपेरा परिवार को सरकार ने जमीन पट्टे पर दी थी, अब उसी पर कब्जा हो जाने से परिवार बेहद परेशान है। बहरहाल अब देखना होगा कि न्याय की गुहार लगाने पहुंचे परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में एडीजे के 740 पदों पर भर्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने एडीजे भर्ती में नियमों की अनदेखी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को एडीजे के पदों पर नियमानुसार भर्ती करने के निर्देश दिए। इसमें नियमानुसार एडीजे के 25% पद वकीलों के कोटे से, 65% पद प्रमोशन से और 10% पद विभागीय परीक्षा से भरे जाने हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका रिटायर्ड एडीजे राजेंद्र श्रीवास ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट प्रशासन ने साल 2017 में 740 पदों पर एडीजे की भर्ती की है, जिसमें नियमों का पालन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में आज ग्वालियर चंबल संभाग के मिलावटी दूध की सप्लाई के मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावटी दूध की सप्लाई नहीं रुक रही, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो पूर्व में 12 पॉइंट पर आदेश दिए थे, उसे प्रशासन और खाद्य विभाग के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा हुई। विपक्षी विधायकों के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जिसने इस साल ऋण नहीं लिया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का पुराना ऋण भी चुकाया। सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ छल किया, लेकिन इस पर बीजेपी नेता कुछ नहीं बोले, मौन है। कि हमारा राज्य 2011 के बाद से बाजार से ऋण नहीं लेने वाले, जिसमें उड़ीसा है, त्रिपुरा है और तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, न किसान, न आदिवासी, न मजदूर, न महिलाएं, न शासकीय कर्मचारी। अब उसके पास केवल आवास का मुद्दा है, उसका भी जवाब मैंने दिया। बजट में जितनी कमी और खामी थी, हमारे सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष के सरकार की एक एक कमी और खामी को उजागर किया। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, जिसकी पूरी चर्चा ये प्रदेश में भी करते हैं, देश में भी करते हैं, उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं। खरगोन से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ऑनलाइन ई-केवाईसी के लिए अनाधिकृत रूप से राशि की अवैध वसूली करने वाले 2 ऑनलाइन संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। खरगोन नगर पालिका सीएमओ प्रियंका पटेल ने यह आवेदन दिया है। जो है इसमें फॉर्म भरने से लेके ई-केवाईसी करना, आधार अपडेशन, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं निःशुल्क हैं। मोतीपुरा में ऐसी हमें शिकायत मिली थी, वहाँ जाके हमने देखा तो एक ऑपरेटर जो पर्सनल अपना लैपटॉप वगैरह लेके वहाँ बैठ के और लोगों के कर रहा था और 50-50 रुपये वो महिलाओं से ले रहा था। तो ऐसे जब पहुँचे शिकायत मिली तो महिलाओं के पैसे वापस करवाए गए और संबंधित की एफआईआर की। ऐसे 2 मामले कल मोतीपुरा में मिले।
जशपुर जिला अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अनीश कुमार के साथ मारपीट की घटना के विरोध में आज भी मेकाहारा के जूनियर डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स अभी सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने 48 घंटे की मियाद दी थी, जो कि कल खत्म हो रही है। जिस प्रकार के उपद्रवी तत्वों को राजनीतिक संरक्षण की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वो अपने आप में बहुत दुखद है और डॉक्टरों के संगठन को इन सब से अलग हटके अपने लोगों की, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में फिर से विचार करने की ज़रूरत है। हमने 48 घंटे का दिया है अल्टीमेटम, क्योंकि वहाँ से कल फ़ोन आ गया था, तो इसलिए हमने फिर 48 घंटे उस बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो हमारे राज्य के सभी मरीजों को। बिलासपुर से हवाई यात्रा का सफर अब और कठिन होता जा रहा है। विमानन कंपनियों ने दिल्ली के बेसिक किराए में 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली का जो सफर पहले 4 से 6 हज़ार में होता था, वो अब 12 से 22 हज़ार में हो रहा है, जबकि रायपुर में यही किराया 4 से 6 हज़ार रुपए के करीब है। यही स्थिति इंदौर बिलासपुर के फ्लाइट में भी है। षड्यंत्र किया जा रहा है कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर रायपुर में किराया जहाँ 5,000 है, वहीं बिलासपुर में उसका किराया आप 26,000 27,000 कर रहे हैं। तो ये एक षड्यंत्र है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बिलासपुर एयरपोर्ट को बंद करने का एक षड्यंत्र सरकार कर रही है। कौन सामान्य व्यक्ति हवाई यात्रा करना चाहेगा इतने महंगे में? बिलासपुर के साथ एलायंस कंपनी का बहुत बड़ा छलावा है। यहाँ के पैसेंजर को कम करने और बंद करने की स्थिति में वो लोग लाना चाह रहे हैं, लेकिन हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति उसका आंदोलन कर रही है। इन्होंने भोपाल कैंसिल करके इंदौर चालू किया। अभी तत्काल से ये समझ में आ रहा है कि 24 तारीख से इंदौर की फ़्लाइट रद्द कर जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का क्या उद्देश्य क्या है? तालाबों को बचाने के लिए चलाई जा रही IBC24 की मुहिम का रायपुर में बड़ा असर हुआ है। सौंदर्यीकरण के नाम पर रायपुर के ऐतिहासिक स्वामी आत्मानंद करबला तालाब को अवैध रूप से पाटने का काम चल रहा था, जिसकी खबर दिखाए जाने के बाद अब ये काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। साथ ही तालाब के करीब 1 एकड़ हिस्से में डाले गए मलबे को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायपुर के जिस ऐतिहासिक स्वामी आत्मानंद करबला तालाब को अवैध रूप से पाटा गया था, उससे अब लगभग सारा मलबा जो है खाली कर लिया गया है। आप देख सकते हैं तालाब की सरहद साफ साफ दिखाई दे रही है। बाउंड्री वॉल आप देखेंगे, लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल है और आपको बता दें लगभग 200 फुट लंबा और लगभग 40 से 50 फुट चौड़ा हिस्सा जो है तालाब का पाट दिया गया था, वो पूरा खाली कर दिया गया। ऊपर जो मलबे का ढेर आपको दिख रहा है मशीन के साथ, यही वो पूरा मलबा था जो तालाब में अवैध रूप से डाला गया था। अधिकारी आखिर तक बता नहीं पाए कि आखिर प्लानिंग क्या थी, किसकी मिली भगत और किसके संरक्षण में ये अवैध काम हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं IBC24 की मुहिम के बाद तालाब वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ रहा है। और हम फिर से कहेंगे कि IBC24 की खबर का बड़ा असर है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो काम नेताओं को, अधिकारियों को, जिम्मेदारों को करना होता है, उसे आखिर मीडिया को क्यों करना पड़ता है। और इसी कारण सवाल उठता है कि कहीं किसी न किसी की कोई मिली भगत है और कोई ना कोई ऐसे अवैध काम करने वालों को संरक्षण दे रहा है। फिलहाल IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और तालाबों को बचाने की जो हमारी मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अब डॉक्टरों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक OPD में बैठना होगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को आदेश भेजा है। हालांकि नए आदेश को लेकर डॉक्टरों में नाराजगी है। डॉक्टरों ने डीन को ज्ञापन सौंपकर इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई है। 6 बजे राउंड अपना आते ही हैं वैसे भी, है ना, तो टाइमिंग जो है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्कलोड हो रहा है। हम काम तो एक्स्ट्रा वर्कलोड में कर ही रहे हैं करने को, बट ऐसे जो एक बांधने टाइप का जो हो रहा है ना ये वाला, तो थोड़ा सा मतलब ये फील हुई होता है अपने को कि इतना वर्कलोड के बाद में स्टाफ की कमी भी है, फिर उसमें इतना एक्स्ट्रा बर्डन अपन क्यों ये कर रहे हैं अपने मतलब तरफ में। हम किसी का विरोध ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारी समस्या है वो हम बता रहे हैं। असंतोष स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन हमको तो पहला 2 चीज़ देखना है। हमारे जो प्राइमरी ड्यूटी है टीचिंग का वो करना है, और जो हमारे मरीज हैं उनको जितना संभव हो सके उनको इलाज देना ही है, फैसिलिटी देना ही, फैसिलिटी करना है। बलरामपुर के राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी है एक्सरे मशीन कई महीनों से बंद पड़ी हुई है, जिससे हजारों भी गरीब लोग एक्सरे नहीं करा पा रहे हैं।
दरअसल सरकार ने मरीजों की सुविधा और बेहतर इलाज के मकसद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन लगाई थी, लेकिन एक्सरे मशीन कम वोल्टेज की वजह से चल ही नहीं पा रही है और मरीजों के एक्सरे नहीं हो पा रहे। दर्द है, एक्सरे के लिए डॉक्टर लिखे हैं, बलरामपुर जाना है तो पैसे नहीं है, कैसे जाएं? हम लोग परेशान हैं, चोट बहुत है, कहाँ एक्सरे कराएं? एक्सरे मशीन बोलते हैं नहीं, बिगड़ गया है और अब वहाँ से जब मशीन बिगड़ा है तो वहाँ से ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आपको बलरामपुर जाना होगा। बलरामपुर जाना होगा तो अब हमारे गरीब आदमी हम लोग का गाड़ी भाड़ा किराया कहाँ पाए कि डॉक्टर साहब को वहाँ देंगे कि यहाँ गाड़ी बैठ के जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में एक्सरे मशीन है और अभी एक्सरे मशीन है जो कि क्या है यहाँ वोल्टेज का थोड़ा इशू है और बिजली विभाग में इनको पत्र भी लिखा जा चुका है और किसी लाइन में किसी फेस में वोल्टेज से कम होने के कारण से एक्सरे मशीन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से तो वोल्टेज तो अभी जानकारी सही होगा। जबलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों की संख्या बीते साल के मुकाबले 11% घट गई है। दरअसल खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम ने किसानों के पंजीयन से पहले जो शर्त रखी थी ये उसका असर माना जा रहा है। इसमें किसानों के आधार नंबर वेरिफिकेशन और बैंक खातों को आधार से लिंक करने की बाध्यता रखी थी, जिससे फर्जी किसानों का समर्थन मूल्य पर फसल बेच पाना अब मुश्किल हो गया है। ये सत्यापन दौरान ही ये उनका जो है पंजीयन और रखवा वेरिफिकेशन हो रहा है और जितना वेरीफाइड होगा वैसे ही खरीदी होती है। पखांजूर में बिजली की समस्या से किसान परेशान है। किसान बिजली की समस्या दूर करने के लिए बार बार ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि बिजली विभाग के अफसर बार बार किसानों को दफ्तर से न सिर्फ भगा रहे हैं बल्कि बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के सहायक अभियंता का नया कारनामा सामने आया, जिसमें 25 ट्रांसफार्मर परिचित ठेकेदार के घर पर रखवा दिए। देखिए, ठेकेदार के घर में जो ट्रांसफार्मर 20 से 25 पाया गया है, ये तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की बू आती है विभाग से। देखिए, हमारे यहाँ पे अभी लो वोल्टेज का बहुत प्रॉब्लम है, बिजली सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसफार्मर की अभाव है। कल हम लोग को सुनने में को मिला वो जो ट्रांसफार्मर है वो प्राइवेट कोई ठेकेदार के घर में है। इसी मांग को लेके हम लोग बड़े साहब के पास आए। जानकारी तो मिला है मुझको और इसका जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद ही जो है बता पाएंगे। जांच अधिकारी जो सक्षम अधिकारी वही करेंगे। जो अधिकारी बेस पे होगा कि बाहरी कोई इन्वॉल्व नहीं, अधिकारी से ही होगा, हमारे विभागीय। जबलपुर नगर निगम ने टैक्स वसूली शुरू कर दिया है और इस साल 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। निगम ऐसे 800 बड़े बकायेदारों को कुर्की का नोटिस भी थमा रही है, जो कि करोड़ों रुपए के टैक्स पर कुंडली मारकर बैठे हैं और इन बकायेदारों से 120 करोड़ रुपए वसूलेंगे। हमारा 320 करोड़ का लक्ष्य है, जिसमें हमने 200 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त कर ली है। इन शेष दिनों में हमें 120 करोड़ लगभग राशि प्राप्त करना है, जिसमें हमने लगभग 800 लोगों को अभी नोटिस दिया है और लगातार हम नोटिस अभी जारी करेंगे ताकि हम अपने जो लक्ष्य अनुसार है अपनी राशि वसूल कर सकें। एक समय सारंगगढ़ को तालाबों की नगरी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में सारंगगढ़ में तालाबों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। देखरेख के अभाव और लोगों की गंदगी मिलाने से तालाबों की हालत चिंताजनक हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता हरिनाथ खूंटे ने नगर पालिका के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर पालिका प्रशासन तालाबों की सफाई और विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। नगर पालिका गुंडा राज में व्यस्त है, माफिया राज में व्यस्त है, शराब बेचवाने में व्यस्त है, जुआ सट्टा शराब खिलवाने में व्यस्त है। एक समय था जब सारंगगढ़ को तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज उसी तालाबों का पानी न तो निस्तारी के लिए यूज किया जा रहा है और न किसी काम के लिए यूज किया जा रहा है। हमारे द्वारा जन भागीदारी के माध्यम से कुछ तालाबों का भी सफाई कराया गया है और बाकी तालाबों का भी प्लान किया जा रहा है। सभी का हम लोग प्रस्ताव बना के सभी को शासन के माध्यम से सभी की सफाई कराने की हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। हम लोग अगर कोई शिकायत प्राप्त होता है तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं निरीक्षण भी करा देता हूँ इसका।
हट्टा के मगरोन में पुलिस ने गरीब की बेटी की शादी में 4 चांद लगा दी। दरअसल मगरोन में पुलिस स्टेशन के सामने चाय बेचने वाले चतरे अठिया की बेटी की शादी थी और गरीबी के कारण धूमधाम से शादी नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस विभाग को इस बात की खबर लगी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, हट्टा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने शादी की जिम्मेदारी संभाली और चतरे की बिटिया की शादी धूमधाम से कराई। शादी की बातचीत चल रही थी उसकी, अचानक शादी तय हो गई और मुहूर्त 3 दिन बाद का ही मुहूर्त निकल आया। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। थाना प्रभारी ने अपने आवासीय परिसर, थाना मगरोन के आवासीय परिसर का उपयोग करते हुए उस बच्ची की शादी के लिए प्रयास किए। ये परिवार पुलिस वालों से जुड़ा हुआ था। इन्होंने इसी कारण से पुलिस को अपनी तकलीफ बताई तो थाने वाले ने कहा कि नहीं, तुम्हारी जो भी कमी है वो सारी कमी हम पूरी करेंगे। फिर थाने ने आपस में मिलजुल के पूरी शादी का खर्चा उठाना तय किया। रायपुर स्थित पवित्र तीर्थ शदाड़ी दरबार में सदाराम साहेब के 7वें अवतार पूज्य सतगुरु संत स्वामी राजाराम साहेब जी का 63वां वार्षिक महोत्सव शुरू हो गया है, जो 17 मार्च तक मनाया जाएगा। इस 4 दिवसीय वर्षीय महोत्सव में शामिल होने के लिए देश के प्रमुख संत, महात्मा और धर्म प्रेमी राजधानी पहुंचेंगे। जो लगातार 1978 से हिंद सिंध प्रोटोकॉल के तहत रायपुर आता है, उसमें आज यहाँ सतगुरु संत राजाराम साहेब 7वें संत, उनके 63वें वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में सिंध से ये जत्था यहाँ पहुँचा है। शदानी दरबार हिंदू और सिंधी संस्कृत की प्रतीक एक दरबार, बहुत प्राचीन दरबार है। हर साल यहाँ जत्था आता रहता है, लेकिन अभी 3-4 साल के बाद जत्था आया है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर सोने और चांदी में तेजी देखी गई है। एक महीने में 56,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक दाम स्थिर रहने के बाद अब सोना फिर से 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने के दामों में एकदम से तेजी अमेरिका में 2 बड़े बैंकों के डिफॉल्टर होने की वजह से हुई है। सोने के दाम का असर चांदी पर भी पड़ा। चांदी के दाम भी लगभग 67,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गए हैं। इस बार मार्केट बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल शादियाँ बहुत ही है और भाव का तो ट्रेंड है ही, उतार चढ़ाव तो होते रहता ही है और मार्केट बहुत अच्छा ही चलेगा शादी सीजन के हिसाब से। बाजार में तेजी आए चाहे मद्दी आए, बाजार जो चलना है वो चलेगा ही चलेगा। बहुत शादियाँ हैं तो बाजार में वो खरीदी करने आएंगे और बाजार बहुत बूम चलेगा। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में 22 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर जोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार श्रद्धालुओं को अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, जहां मां बमलेश्वरी मंदिर के गर्भगृह के साथ गर्भगृह की दीवारों को भी सोने से सजाया गया है, जिसमें लगभग 3 किलोग्राम सोना लगाया गया है। सोने में राजस्थानी कलाकृति बनाई गई है। बलरामपुर जिले के रिहायशी इलाके में पिछले 15 दिनों से घूम रहे बाघ नेशनल हाईवे में नजर आया। औरा झरिया घाट के पास मंदिर में बाघ करीब 2 घंटे तक बैठा रहा और इस दौरान पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग में वाहनों के आवागमन को रोक दिया था। बाघ के वहां से जाने के बाद फिर से आवागमन शुरू हो सका। वहीं इस दौरान मौजूद लोगों ने बाघ को अपने मोबाइल के कैमरे में मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने मेडिकल शिक्षा पर बड़ा ऐलान किया। कहा कि नीट परीक्षा के लिए सरकारी स्कूल के बच्चे पीछे रह जाते हैं, जिसको देखते हुए अब 2 लिस्ट बनेगी, एक सामान्य, दूसरी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए, जहां 5% सरकारी स्कूल की मेरिट होगी। पहले हम पीएमटी की परीक्षा यही लेते थे, अब नीट के माध्यम से ये परीक्षा होती है और वहीं से मेरिट लिस्ट बन के आती है। एक अध्ययन में ये पाया गया कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के एडमिशंस नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में ज्यादा होते हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे कम प्रवेश ले पाते हैं। हम शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं और इसलिए ऐसी एक व्यवस्था आवश्यक है कि ये
दोनों की प्रतिस्पर्धा अगर समान होगी तो सरकारी स्कूलों के गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बच्चों की संख्या घटेगी। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि नीट के माध्यम से जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों की 2 मेरिट लिस्ट बने, एक जिसमें जो सामान्य मेरिट लिस्ट हो जिसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन हो जाए, और एक 5% की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी सरकारी स्कूल के बच्चों की, ताकि उनको हम एडमिशन मेडिकल कॉलेज में देके गरीबों के बच्चों और निम्न तबके के परिवारों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में ज्यादा प्रवेश दिलाने का काम कर सके। कल्पना यही है कि हमारे गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चे भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सके। इन स्कूलों में माननीय अध्यक्ष महोदय लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा, स्मार्ट क्लास होगी, और स्मार्ट क्लास का लाभ ये होगा कि दिल्ली और दिल्ली और मुंबई में भी बैठ के वहां के अच्छे शिक्षकों से हमारे बच्चे गांव में भी पढ़ सके। उनमें बस की व्यवस्था का प्रावधान है ताकि आसपास के 20-25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आने वाले गांव से हम बच्चों को बस में बिठाएं और फिर स्कूल लेके आए, शाम को वापस स्कूल छोड़ दें। और अब तो पीएम श्री स्कूल भी खुलने वाले, पीएम श्री स्कूल, सीएम राज स्कूल और पीएम श्री स्कूल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।